विकासाचा विजय, सुशासनाचा विजय। विकास की विजय हुई, सुशासन की विजय हुई। महाराष्ट्र में महायुति की लहर से आए नतीजों के बाद ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो अब से कुछ ही समय में बीजेपी के मुख्य कार्यालय पहुंचने वाले हैं। उधर महायुति की इस जीत के बाद बीजेपी का हर एक नेता प्रधानमंत्री का ये नारा दोहरा रहा है, एक है तो सेफ है। सवाल पब्लिक का है कि क्या एक प्रधानमंत्री की वजह से ही पूरी बीजेपी सेफ है, पूरा एनडीए सेफ है? हालांकि जब महाराष्ट्र में एक तरफा जीत बीजेपी और उनके दोनों साथियों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को हासिल हुई है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन का रास्ता बीजेपी नहीं रोक पाई। वहां इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से जीत चुका है। वैसे आज एक तरह से पूरे देश का चुनावी मूड सामने आया है। यूपी समेत देश में 48 विधानसभाओं के उपचुनाव में कर्नाटक, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मेघालय छोड़कर अन्य राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में एनडीए को बड़ा समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के आगे अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला टिक नहीं पाया। योगी ने जीत के बाद कहा भी है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। खिजे हुए अखिलेश कह रहे हैं कि असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फंस गए उसी जाल में। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उधर वायनाड लोकसभा प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीती तो नांदेड़ लोकसभा बीजेपी को हासिल हुई है। देश भर के इन नतीजों के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया ऐसी है मानो मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूक। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाकर महाराष्ट्र पर मुंह बंद नहीं होगा। और वो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जो पहुंच रहे हैं बीजेपी के कार्यालय। आज सवाल पब्लिक का यही है कि एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव उखड़े और मोदी के आगे राहुल उखाड़ दिए गए, फिर भी क्या विपक्ष सबक सीखने को तैयार नहीं? यही सवाल आज पब्लिक का है। और इससे पहले कि हम जाएं प्रधानमंत्री के पहुंचने पर और उनके स्पीच से पहले, मैं बताना चाहती हूं आज की स्ट्राइक रेट क्या रही। इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री को सुने, आज की स्ट्राइक रेट बहुत जरूरी है। बीजेपी 149 सीटें लड़ी, 133 जीती, लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। शिंदे शिवसेना सीटें लड़ी 81, 57 जीती, लगभग 70% का स्ट्राइक रेट। अजीत पवार की एनसीपी सीटें लड़ी 59, 41 जीती, लगभग 69% की स्ट्राइक रेट। उधर अगर महाविकास आघाड़ी देखें तो कांग्रेस ने 101 सीटें जीती, लड़ी 101 सीटें, 15 सीटें जीती, यानी कि रिपोर्ट कार्ड में 15% के मार्क्स आए। शिवसेना उद्धव ठाकरे सीटें लड़ी 95, आई जीते या आगे रहे 20 पर, 22% का स्कोर कार्ड रहा। और शरद पवार की एनसीपी, जिसने सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में लिया था 80% का, इस बार 86 सीटों पर लड़ी, 10 पाई और 20% का स्ट्राइक रेट आया। इस नतीजे से एक बात पूरी तरह से साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी के साथ वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को जनता ने असली शिवसेना माना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलते हैं बीजेपी के मुख्य कार्यालय, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, क्योंकि एक है सेफ है के नारे ने आज ये तय कर दिया कि बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई छू नहीं पाया। और उनके अलायंस पार्टनर्स ने भी, सहयोगियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से पिछले 5 महीने में नैरेटिव बदला है, ये मुझे लगता है मार्केटिंग की एक बड़ी स्टडी हो सकती है। और इस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नैरेटिव बदला है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो जिसमें बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई थी, और जिस तरह से उन्होंने बदला है इस पूरे नैरेटिव को, ये एक मिसाल कायम करके रह गया है। और आज मैं पूछना चाहूंगी, संजय झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबा नकवी जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, अमीक जमाई हैं, आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने राजेश गुप्ता जी जिन्होंने 3 सीटें जीती हैं पंजाब में, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु, प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले पूछूंगी आपसे सुहेल सेठ जी, एक है सेफ हैं, मार्केटिंग टर्म्स में बताएंगे कैसा नारा रहा और जिस तरह का इंपैक्ट आया, ये क्या दिखाता है? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो नारे का इंपैक्ट थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा नहीं। नारा यही कह सकता है कि भाई लोगों को जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन क्लियर है कि नहीं। और इस कम्युनिकेशन में मैं नहीं समझता, और अब लोग बोलेंगे कि भाई उनने हिंदू और मुस्लिमों के खिलाफ ये बात की, जो भी है, पर उस नारे में ने लोगों को एक साथ जोड़ा है वोटिंग के कारण के लिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, मैंने आपके कई प्रोग्राम्स पे पिछले हफ्ते और उस हफ्ते और 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि अगर आप महायुति जो शिंदे फडणवीस की कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें, उनकी कम्युनिकेशन हर वक्त महाराष्ट्र में यही थी कि भाई हम स्पीड से काम बढ़ाएंगे, हम काम को रोकेंगे नहीं। देखिए नाविका जी, जो सिटीजन है उसे काम से मतलब है, उसे डेवलपमेंट से मतलब है, उससे ये नहीं मतलब कि भाई ये करना है वो करना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन फर्स्ट रेट थी, इंप्लीमेंटेशन बढ़िया हुई। और मैं आपको ये बात बोलूं, ये नहीं कि कांग्रेस कम्युनिकेट कर नहीं सकती, पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल मैसेजेस हैं और ये हर वक्त नेगेटिव मैसेजेस देते हैं। जब आप नेगेटिव मैसेजेस देंगे तो लोगों को यही लगेगा कि भाई हर चीज में उनको कलेश ही दिखता है, हर चीज में उनको खामियां ही दिखती हैं। एक हमारी सेइंग थी बंगाल में, you should not have a problem for every solution. Sometimes these political parties have a problem for every solution. जो डेवलपमेंट का रास्ता है, बहुत सही कहा आपने। और मैं संजय झा से यही सवाल पूछूंगी, क्या नेगेटिव बातें जो कांग्रेस पार्टी ने कही, जो ये हमेशा अडानी और अंबानी, नरेंद्र मोदी के साथ जो ये इस तरह के नारे लगाए हैं, हम आएंगे तो ये बदल देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, क्या जनता अब इसे मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने 5 महीने में हाथ में आई बिल्कुल पूरी नैरेटिव गवा दी है इस चुनाव में? संजय झा जी, देखिए नाविका जी, तो सच्चाई तो यही है कि चुनाव प्रचार में आप अपने जो आपके जो सोच है, जो योजना है, जो नजरिया है, जो आपका घोषणा पत्र है, आप उसका प्रचार करते हैं, उसका ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ ये भी तो जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं कि आपके जो विरोधी जो दल है उनकी खामियां क्या है। तो उसको मैं नकारात्मक नहीं कहूंगा। अब प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में उन्होंने झारखंड में कहा था कुछ लोग आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, आप तो मंगलसूत्र वो सब भी पहले सुना था आपने। तो देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव अभियान के दौर में राजनेता हमेशा अपने जो विरोधी दल हैं उनकी जो कमजोरियां हैं उसको भी जनता के सामने लाती है और उनका जो भी भविष्य का उनका जो भी योजना है उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं इसको नकारात्मक नहीं समझूंगा। मैं यही समझता हूं कि भारत की जनता जो है उनके सामने अब विकल्प है और वो उनका चयन, उनका जो भी वो निर्णय लेते हैं उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसका हम इज्जत करते हैं। परंतु ये भी सच्चाई है कि आजकल का जो हमारा राजनीतिक माहौल है वहां पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और मैं यहाँ पर भाजपा पर एक जरूर वो जीत चुके हैं महाराष्ट्र, उस पर उनको बधाई देना चाहूंगा, परंतु झारखंड में मैं एक बात फिर से बताना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उन्होंने जो वहां पर प्रचार किया, सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश की, उनसे उनको भी सीखना पड़ेगा कि वो राजनीति को भी झारखंड की जनता ने
ठुकराया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि झारखंड में आपने चुनाव हमें जिता दिया ताकि महाराष्ट्र में आप हमें हरा सकें, और लगभग हेमंत सोरेन की जीत पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रदीप भंडारी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ईवीएम को इस तरह से बताया गया कि गलत है, क्योंकि हर चुनाव के बाद ये कहा जाता है। लेकिन ये कहना कि आपने झारखंड हमें जिता दिया ताकि कोई महाराष्ट्र पे सवाल ना उठाए, क्या एक तरह से अपने ही सहयोगी दल की शान जिस तरह से उन्होंने जीती है, ये प्रतिष्ठा कम नहीं की? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अनम्यूट कर लें। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है नविका जी। जो इनके साथ में है तो वो ठीक है, परंतु जो इनसे भिन्न राय रखता है तो वो उसी को कम्युनलाइज करने का प्रयास करते हैं और उसी के खिलाफ बोलने का प्रयास करते हैं। आप विडंबना देखिए, जिस ईवीएम के सारे ये झारखंड के अंदर चुनाव जीते, जहां प्रियंका वाड्रा वायनाड के अंदर चुनाव जीती, वही ईवीएम को महाराष्ट्र के अंदर इसीलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन किया। स्थिति इनकी ये हो गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जितनी रैली करी उसकी नंबर ज्यादा इनकी सीटों से। तो जनता जो है सब देख रही है, इसीलिए इनकी नकारात्मक राजनीति को हराती है। मैं महाराष्ट्र में एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने 3 बार कंसेक्यूटिवली 100 से ज्यादा सीट लेके आए हैं, वो हमारी पार्टी है। पहली बार कोई अलायंस 200 से ज्यादा सीट लेके आया है, और 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में। चोरी से हुआ है। चोरी से हुआ? चोरी से हुआ? कैसे चोरी से हो गया? चोरी से हुआ। झारखंड में चोरी हुई। एक मैनिपुलेटेड रिजल्ट है, और 3-4 महीने पहले हमने देखा लोकसभा में क्या रिजल्ट्स आए थे इंडिया अलायंस के और कांग्रेस पार्टी के, और 3-4 महीने के अंदर आप 234, आपकी जीत 160, 155, 165 से होती तो समझ में भी आता। ये टोटली मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। झारखंड का झुंझुना आपने हमें पकड़ा दिया, जिससे लोग हल्ला ना मचाएं, और महाराष्ट्र जहां पैसा और रिसोर्सेस थे आपने हमें पकड़ा दिया। यानी हेमंत सोरेन जी की जीत नहीं, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यहाँ मैनिपुलेशन है। जो चीज आज संजय राउत ने बोली और बाद में पवन खेड़ा जी ने और जयराम रमेश जी ने बोली, मैं वही लाइन बोल रहा हूं, दिस इज अ मैनिपुलेटेड रिजल्ट। और आपने पुलिस वालों के थ्रू यूपी में वोट नहीं देने दिया, करने नहीं देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जो संजय राउत ने कहा वही तो हुआ, उखाड़ दिया उन्होंने, उखाड़ दिया का रास्ता बेईमानी से उखाड़ा, आज बीजेपी ने उखाड़ दिया। बेईमानी है। एक मिनट, बहुत ही बैड फॉर्म है। अगर आपको ईवीएम पे बात करनी है तो आप पहले से ही एक आंदोलन करिए। जब जनता का जब मैंडेट आ जाता है, ये स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना ये गलत है। देख, हमको रिस्पेक्ट, हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ऑफिशियल लाइन ऑफ द पार्टीज। नो, बट कैन आई से पवन खेड़ा हैज सेड इट। ओके ओके, इट इज नाविका जी, जहां तक मैं समझती हूँ महाराष्ट्र में लोगों ने, एक तो लाडकी बहन हुआ है, दूसरी बात लोगों ने देखा क्या ये हरा सकते हैं दूसरी तरफ को, जिससे हमें फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि सारा जो एमवीए का जो पूरा प्रचार, सीट शेयरिंग, उसमें इतना वक्त लग गया, इतनी अनप्रोफेशनली अगाड़ी के लोगों ने सारा काम किया। कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उद्धव की जिम्मेदारी है, सब गलतियां हुई हैं। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल जो पावर में थे उन्होंने ऐसे लड़ा जैसे उनको पावर कैप्चर करना है। लोकसभा चुनाव के बाद हमको ये सब देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और बाद में कल डिटेल में सीट बाय सीट देखना है हम लोग सब, क्योंकि हम राजनीतिक बातें करते हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम स्टूडियो में आके चिल्लाएं ईवीएम ईवीएम। आप पहले एक डॉक्यूमेंट, एक वाइट पेपर निकालिए, आप कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, लेकिन आप 40 बार कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार कई कोर्ट्स ने कहा है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ ईवीएम को सेट कर देने से ये हो जाता है? मैं पूछना चाहती हूं, एक तरफ एक है तो सेफ है का नारा था, और दूसरी तरफ क्या नारा था? नारा था नोमानी साहब का, नारा था AIMPLB का, नारा था फतवों का। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इसके बाद
पब्लिक ने मन बनाया, और ये जो बार बार सेफ खोल के मोदी करप्ट हैं, मोदी कहीं ना कहीं करप्शन में है, ये कभी भी इनका फॉर्मूला नहीं चला, ये बार बार इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, क्या ये फिर से ध्वस्त हुआ? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, और इस तरह के नतीजे अलग अलग आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम जनता का अपमान कर रहे हैं, और इससे बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी बचना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषकों को भी बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड हार जाएगी, जहां आप कह रहे हैं कि इतनी कैंपेन चलाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को, हार जाना चाहेगी। मतलब ये कोई भी जिसको कहें कि ये एकदम से कुछ दूसरी दुनिया में रहने की बात है। अब मूल बात करें, मुझे लगता है जो बात अभी सुहेल ने कही उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने पहला क्या किया था, ध्यान में है किसी के? 7 से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रिव्यू में डाल दिया था। उन्होंने क्या किया? आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो सो कॉल्ड एलीट एनजीओ वाले थे, जो महंगी महंगी 4 से 5 माइलेज देने वाली गाड़ियों में चलते थे, उन्होंने कहा ना मेट्रो नहीं बनेगी, इस कार शेड प्रोजेक्ट डिले कर दिया। तो लोकसभा में क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? लोकसभा में देवेंद्र सीटें क्यों आई? फडणवीस लगातार मुंबई के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, कोस्टल रोड्स को लेकर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को लेकर, टनल को लेकर, और जो सबसे बड़ी बात, धारावी जैसा जो मुंबई पर एक धब्बे जैसा है, वहां जो लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर सोचिए, कोई भी डेवलप करता किसी और से डेवलप करा लेते, लेकिन पहला ये था कि उसको हम रद्द करेंगे, उसके खिलाफ भी मैंडेट। और मैं फिर कह रहा हूं, अडानी अंबानी को गाली देकर, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देकर इंडिया में इलेक्शन नहीं जीत सकते। और राहुल गांधी तो फेल्ड पॉलिटिशियन है, उनको कुछ और काम करना चाहिए। बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूं, लेकिन शायद उनकी पार्टी के लोगों को उनसे बेहतर विकल्प दिख नहीं रहा। अब वायनाड वाली ऑफिशियल सांसद आ गई हैं, कुछ हो सकता है मामला बदले। अनऑफिशियल ऑफिशियल मिला के कांग्रेस अब कितनी सीटों पर है लोकसभा में? 98 के 99? नहीं, अभी तो 99 हो गया। 98 पे अच्छा, नहीं, नांदेड़ हार गए, 98 पर आ गए हैं। तो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है कांग्रेस पार्टी। पॉइंट टू नोट संजय झा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछना चाहूंगी, इन्होंने रिश्ते में इंडिया अलायंस से दोस्ती रखी है, और राजेश गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है कि पंजाब ने आपने अपनी धाक बनाए रखी है, 3 सीटें जीती हैं 4 में से, वहां पर आपके सामने सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी से। अब मैं पूछना चाहती हूं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का योगदान है क्या? क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने आज देखा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस है 15% स्ट्राइक रेट, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो 22% स्ट्राइक रेट पर है, शरद पवार जी 12% पर। कांग्रेस क्या अपने ही सहयोगियों को डुबाने का काम करती है? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं जो जीते हैं, और जो रह गए हैं उनको सांत्वनाएं दे सकते हैं। राजनीति में चुनाव कई वजह से जीते और हारे जाते हैं। पंजाब में जो आपने देखा कि 4 में से 3 सीटें हम जीते हैं, और इसको आप दिल्ली का सेमीफाइनल मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन अब आने वाले हैं, जहां कहीं भी हम डायरेक्ट फाइट में होते हैं। भाई बीजेपी पंजाब में कहीं है ही नहीं, 4थे नंबर की पार्टी है। दिल्ली के अंदर लगातार फाइट कर रही है, 3 इलेक्शन हमसे हार चुकी है, और एमसीडी में भी हार गई है। मेरा यह कहना है कि जैसे बात हो रही थी, किसी नारों की बात हो रही थी, लेकिन सिर्फ नारे ठीक है, नारे अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, बातों को समझाने के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ नारों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नहीं तो इंडिया शाइनिंग के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए थे, आपको याद होगा। तो जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है। क्या मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे क्या? महाराष्ट्र के मुद्दे अलग है, झारखंड के अलग है, दिल्ली के अलग है, पंजाब के अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पार्टी को ऐसा लगता है, और मेरे नेता को ऐसा लगता है कि जमीन पे जाकर हर बूथ पे काम करना, हर पेज पे काम करता, हर गली पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टीवी की डिबेट जरूरी है, आप जो कर रही हैं बहुत जरूरी है, वो भी पहुंचना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में, गांव में, गली में, मोहल्ले पे जाके बात हो, उनके मुद्दों को समझा जाए, उस पर काम करा जाए। और यही बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी की कि हम आज तक यहां आए। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज में पिछड़ रही है कि ठीक है, आपने एक यात्रा निकाल दी, आपने एक प्रोग्राम कर दिया, आपने इवेंट कर दिया, लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। आपके कार्यकर्ता को उस बात को गली तक पहुंचाना पड़ेगा। आपका नेता होना चाहिए क्लियर। जो लगता है शायद महाराष्ट्र में ये क्लियर नेता नहीं दे पाए, लेकिन एक क्लियर नेता होना चाहिए जैसे हमारे पास में है, और बात को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता होना चाहिए।
और वहां पर आम आदमी पार्टी सफल है। आपके सामने रिजल्ट हम बार बार दे रहे हैं, दिल्ली की निगम ने भी दिया। नेता भी था, और शायद कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में पहुंच गई, ये तो आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, मेरी पार्टी ये मानती है कि जो जनता ने दे दिया उसे स्वीकारें, उसके साथ आगे चले। जीत गए हैं तो अपने वादों में खरा उतरे, हार गए हैं तो चिंतन कीजिए, आगे चुनाव फिर आएगा और आप अपने मुद्दों को ढंग से जनता के बाद में लेके जाइए और उसकी तैयारी कीजिए। अब किसी और पे रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं जीत कहीं हार हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि फैसले या जो जनता ने जो फैसला करा है वो लोगों को आसानी से नहीं पच रहा, लेकिन हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। हरियाणा बिल्कुल साथ की स्टेट है, कोई नहीं मानता था। अच्छा, ना मैं मानता था, न बीजेपी मानती थी, कांग्रेस को छोड़िए बीजेपी भी नहीं मानती थी कि बीजेपी जीत सकती थी, कोई न्यूज चैनल नहीं मानता था, कोई यूट्यूबर नहीं मानता था, गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे थे भाजपा वालों को, लेकिन भाजपा जीत गई। तो जीत गई तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब तक ये व्यवस्था है ईवीएम की, तो इसे मान लीजिए। अब इसमें बार-बार या तो बदले से तेवर नजर आते हैं सरकार, ये तो संजय झा नोट करना पड़ेगा आपको। प्रदीप भंडारी जी, ये देखिए, दोस्ती थोड़े महीनों पहले कितनी घनिष्ठ थी, आज किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है दोस्ती। देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे नविका जी कि ये घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो पहले दिन से ही टूटने वाली स्थिति में था। पर आज आम आदमी पार्टी बड़े उपदेश दे रही है जनता की। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ये हर सीट पे चुनाव लड़े थे, 90% से ज्यादा सीटों पर जनता ने इनकी जमानत जब्त कर दी थी। और लोहारू की सीट से जो अरविंद केजरीवाल जी का खुद का गांव आता है, उनको 1000 वोट भी नहीं मिले थे। तो राजेश जी, अभी जो सेमीफाइनल है ना, वो हरियाणा का हुआ था, जहां आपको लग रहा था कि हम नहीं जीतेंगे, पर हमको पक्का पता था कि हम जीतने वाले हैं। और दिल्ली में जब आप हमारे साथ हेड टू हेड गए थे, 60 में से 60 सीट लोकसभा के अंदर आप हारे थे। जब आपने बोला था कि अगर आप भ्रष्टाचारी है तो जनता आपको वोट ना दे, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो जनता आपको वोट दे, तो जनता ने कहा भ्रष्टाचारी है। तो आप हमें उपदेश मत दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार तो आप अलायंस करने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे से, इस बार आप डर के मारे महाराष्ट्र का चुनाव नहीं लड़े। पर बड़ी बात नविका जी जो अच्छी है कि महिलाएं जो है इस देश के अंदर चुनाव की वर्डिक्ट निर्धारित कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर हमें महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है। ये तो कह रहे थे कि भाई मुसलमान हमको वोट नहीं करता, मुस्लिम बाहुल्य सीट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम 1 लाख की मार्जिन से ज्यादा जीते हैं। तो आज भारत की जनता ने इंडिया अलायंस को नकारा है और गवर्नेंस को चुना है। हमारे लिए तो यही टेक अवे है। बहुत बड़ी बात है जी, महिलाएं डिसीजन ले रही हैं और चुनाव के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन अमीक जमाई जी, शायद समाजवादी पार्टी को आज के चुनाव के नतीजे उसी तरह नहीं पच रहे जिस तरह कांग्रेस पार्टी को नहीं पच रहे। आपको उत्तर प्रदेश में दर्द है, उन्हें महाराष्ट्र में दर्द है, उन्होंने तो झारखंड की जो जीत है उसे भी नकार दिया है। अमीक जमाई जी, आज आम आदमी पार्टी जो आपकी सहयोगी पार्टी है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। वो कह रहे हैं जो नतीजा आ गया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। देखिए नाविका जी, दो चीजें हैं। चुनाव के रिजल्ट एक होते हैं और जो चुनाव की रिजल्ट की जो विश्वसनीयता होती है वो एक दूसरी चीज होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो पूरा इतिहास है अब तक लोकतंत्र का आजादी के बाद से, अगर हम ये कहें कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती तो हम ये समझ रहे हैं कि आज इस मॉडर्न जमाने में सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार ने चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में नहीं थी। एक नसीम सोलंकी, एक बेटी, कानपुर की बेटी को जिस तरह से नंगा नाच उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने, पुलिस ने किया, और वो जितना सताया गया उस बेटी को, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो पीडीए का पूरा हमारा स्लोगन था, उस महिला ने शक्ति से भारतीय जनता पार्टी को कानपुर में बताया। आपके महाना जी वहां से आते हैं, बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं, बड़बोले लोग भी वहीं से आते हैं। नसीम सोलंकी ने हराने का काम किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था, अगर आप करहल और इसको छोड़ दिया जाए कानपुर को, तो आपने खुद इस बात को मीडिया में कई बार एक्सेप्ट किया है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और झारखंड में क्या हुआ, मैं महाराष्ट्र की जीत के लिए प्रदीप भंडारी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब रिजल्ट आ चुका है, जनता का मैंडेट है, उस पर बहस होगी, क्या कमियां थी क्या नहीं थी। हम सब लोग ये मानते हैं कि देखिए, अगर माननीय अखिलेश यादव जी की जो शक्ति है, पूरे देश में जो एक बात लोग ये जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जो दवाई है चुनाव में, वो उसका पहला और आखिरी नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। अगर माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी
दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में उतरते, हम ये मानते हैं कि उसकी तस्वीर कुछ और होती। और बहुत सारे कारण हैं जिस पे हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। एक और कंप्लेंट आ गई संजय झा जी आपके कंप्लेंट बॉक्स में। आम आदमी पार्टी ने भी आपको बता दिया और अब अखिलेश जी की पार्टी भी ये कह रही है कि तालमेल करना शायद आपके बस की बात नहीं। पर 9 सीटें लड़े थे वो। नहीं, शायद महाराष्ट्र में भी कुछ आई है नाविका, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के राजेश जी और अमित जी जो कह रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया है। और मैं समझता हूं कि राजनीति में अपने हार से यदि आप नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही तो दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी क्या गलती स्वीकार कर रही है? वो तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है जैसे वो हर बार करती है। ना सिर्फ वहां जहां वो हार गए, वहां भी जहां वो जीत गए